सबको नमो नमः। नमो नमः। मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगी। आज विषय मतलब दिख पा रही हूँ ना? मैं आप सभी से विषय से अंतर्गत एक विषय से अंतर्गत प्रश्न पूछूंगी। तो आप सभी प्रश्न का उत्तर देंगे, परंतु समूह में एक साथ ना दे। इसमें हस्त चिन्ह भी दिया गया है, आप उसको भी दबा सकते हैं और इसके द्वारा एक करके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप जो प्रश्न का उत्तर देंगे। जो हम अध्ययन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? अध्ययन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। विद्यालय में। ट्यूशन जाते हैं मैम। विद्यालय 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 में अध्ययन कौन करवाता है? अध्यापक। गुरुजी। अध्यापक। पढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? शिक्षण। उत्तम। यदि कक्षा कक्ष में कृत्रिम रूप से पढ़ाया जाए तो उस शिक्षण को हम क्या कहेंगे? रचनात्मक। यदि रचनात्मक परंतु कि हम कक्षा कक्ष में कृत्रिम रूप से उस चीज को पढ़ा रहे हैं, बताया जा रहा है, जैसे एज अ टीचर पढ़ाते हैं। तो यदि हम कृत्रिम रूप से छात्र अध्यापक अध्यापिका पढ़ाए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उस शिक्षण को हम क्या कहेंगे? माइक्रो टीचिंग। मैम कृत्रिम क्या हुआ? कृत्रिम अर्थात कि हम उस कक्षा को उस वे में, यदि टीचर पढ़ाएगा तो एक ऐसा है कि जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, परंतु जो छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा पढ़ाया जाएगा कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ टीचर ही पढ़ाया जा रहा है। हम जो पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएगा, छात्र अध्यापिकाओं के लिए जो भी एक विषय दिया जाएगा वो पढ़ाता है। उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि आप हमारे क्लास में, आप हमारे मित्र हैं, या इसमें सिर्फ संबंध टीचर और छात्र का ही होता है। तो वो एक कृत्रिम रूप से ट्रेनिंग के रूप में किया जाता है। तो आज हमारा विषय है सूक्ष्म शिक्षण। मम ध्वनि आगच्छति? किंचित महोदय। आगच्छति महोदय, आगच्छति। मैं अपनी स्लाइड शो कर रही हूँ। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी। आज हम सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ाएंगे, के विषय में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षणस्य विषयः भवन्तः जानन्ति वा? मम ध्वनि आगच्छति? किंचित महोदय। आगच्छति पूर्णरूपेण आगच्छति। अस्तु। क्या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कोई जानता है? थोड़ा बहुत। बताइए, आप क्या जानते हैं? एक टॉपिक के बारे में, एक पाठ के बारे में बताना, छोटा सा जो टॉपिक है उसी के बारे में बताना, उसे सूक्ष्म शिक्षण कह सकते हैं वैसे अगर। जी। अस्तु, मैं आपको बताती हूँ। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म अर्थात लघु और टीचिंग मतलब पढ़ाना। कि यह इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म शिक्षण जाता है वह अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दीजिए।
जो प्रश्न होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह एक छोटा टीचिंग का एक छोटा सा रूप है जिसमें शिक्षण कौशलों की परिपक्वता के लिए, ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण एक नवीन नियंत्रण अभ्यास है। यदि हम इसके इतिहास को जाने, इसके इतिहास को जाने तो इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में एकिसन, वुक्स और एलन, DW एलन के द्वारा किया गया। इसमें संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रमबद्ध किया गया कि इसमें संकोच मतलब एक सीमित 5 से 10 बच्चों को लेकर इसमें अध्ययन करवाया गया, उसका अध्ययन का अभ्यास करवाया गया। तो इससे हुआ कि यह हमारे लिए लाभदायक है। जो प्रशिक्षण कर रहे छात्र छात्राएं हैं, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाएं हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक है। तो यह फिर भारतवर्ष में 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के लिए पासी एंड साहा ने किया गया। सूक्ष्म शिक्षण के लिए पासी एंड साहा ने किया गया। इसमें सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण में विकास में वैज्ञानिक जानकारी दी गई, जो सर्वप्रथम भारत में किया गया। और क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक होगा? मम स्वरा आगच्छति? आम आगच्छति। क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अभ्यास इत्यादि के लिए। उत्तम, अभ्यास इत्यादि के लिए। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है वह प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, जिससे हमारे शिक्षण कौशल का विकास के लिए, व्यवहार के लिए किया जाता है। इसमें यदि हम परिभाषा के रूप में जाने तो सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाई जाती है, पाठ योजना बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है और पढ़ाकर इसमें प्रतिपुष्टि की जाती है। परंतु यह एक सीमित जगह के लिए होता है, जैसे कि 5-10 बच्चों का समूह रखा जाता है और उसमें पढ़ाया जाता है। उसमें कोई छात्र अध्यापिकाओं के लिए एक विषय दिया जाता है और उसमें एक सीमित समय के लिए पढ़ाया जाता है। 15-20 मिनट के लिए वह आगे आता है और उन बच्चों को समझाता है, बताता है कि अपने विषय का पूर्ण रूप से निर्धारित करता है, पढ़ाता है। अगर आप उदाहरण के लिए माने तो आज हम क्लास जो इस टाइम हम जुड़े हैं और हम कक्षा में करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग ही हो रही है, हमारा एक कौशल का विकास हो रहा है, हमारे भाविक टीचर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि यदि हम तैयार नहीं होंगे, यदि हम अध्यापक के लिए तैयार नहीं होंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो हमें आगे जाकर जब हम स्कूलों में जाएंगे, विद्यालयों में जाएंगे, तो हम लोग को उस चीज का जो समस्या आएगी, पढ़ाने की समस्या आएगी, अन्य जो भी समस्या आएंगी, वह ऐसी समस्या हमारे को ना फेस हो। इसके लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं एक विषय को लेकर अपने आगे पढ़ाता है, आगे आता है और पढ़ाता है। उसमें शिक्षक वास्तविक शिक्षा को, जो वास्तविक होता है उसको पढ़ाता है। इनमें काफी जो एलन है, जो DW एलन है, वह मुख्य रूप से उन्होंने बल दिया। उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के लिए काफी उसमें बल दिया और वो से अध्ययन सूक्ष्म शिक्षण काफी उन्होंने काफी परिभाषाएं दी। तो अगर हम निष्कर्ष में निकले सूक्ष्म शिक्षण के, तो
सूक्ष्म शिक्षा के लिए सूक्ष्म शिक्षा अर्थात तैयारी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जिसमें हम अपनी कौशलों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा कौशलों का प्रयोग किया जाता है, व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, पाठ योजना से संबंधित प्रतिपुष्टि के लिए, तो इन सब के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है। यदि हम सूक्ष्म शिक्षण के प्रक्रिया को समझें या चरण को समझें, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है, वहां पहले योजना बनाई जाती है। हमारे विषय, जो हमारा विषय है, हमें एक योजना बनाई जाती है, विषय का योजना बनाई जाएगी कि हम कल अपने विषय को पढ़ाएंगे। जैसे जिस तरह से आपको इस समय प्रस्तुत किया जा रहा है विषय, तो इसके पूर्व में हम तैयारी करेंगे और अब सीमित समय में आपको समय दिया जाएगा और छात्र दिए जाएंगे। आप अपने कक्षा को भी पढ़ा सकते हैं, आप लिमिट समय दिया जाएगा जिसमें आप पढ़ाते हैं, उसमें आप सूक्ष्म शिक्षा अपने विषय को प्रकट करते हैं, पढ़ाते हैं, और उसमें फिर आलोचना की जाती है, प्रतिपुष्टि वगैरह की जाती है, प्रतिपुष्टि वगैरह की जाती है। और इसमें फिर आपको प्रतिपुष्टि वगैरह करके फिर मूल्यांकन होता है। प्रतिपुष्टि के फीडबैक आता है कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ हमने रह गया। हमने स्वयं भी मूल्यांकन करते हैं, परंतु प्रतिपुष्टि में आता है कि कहाँ हमारी समस्या रह गई, कहाँ हमने नहीं पढ़ा पाए, कहाँ हम समझा नहीं पाए, हमने क्या दृष्टांत का प्रयोग नहीं करा। तो उसके लिए फिर हम पुनः पाठ निर्माण करते हैं, पुनः पाठ निर्माण करके फिर हम पुनः शिक्षण करते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर आलोचना, पुनः आलोचना, फिर पुनः आलोचना करते हैं, फिर पुनः आलोचना पढ़ाते हैं, पुनः आलोचना पढ़ाते हैं, समझाते हैं। फिर यही प्रक्रिया जब तक हमारा शिक्षा कौशल परिपक्व सीख नहीं जाते, जब तक हमारी हमें एकदम अच्छे से उसमें कौशल हमारा विकसित नहीं होता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। मम स्वर आगच्छति। यदि अभी तक इन परिभाषा और प्रक्रिया में यदि प्रक्रिया नहीं, तो ये समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं बीच में प्रश्न के लिए। उसमें यदि हम अवस्थाएं की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण की यदि हम चरण या अवस्थाएं की बात करें, तो उसमें ज्ञान प्राप्ति स्थिति, कौशल अभिग्रह स्थिति, स्थानांतरण स्थिति, तो इसमें यही है ज्ञानात्मक स्थितियां कि शिक्षा कौशल प्रदर्शन अवलोकन की, इसमें शिक्षा कौशल को प्रदर्शन किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि ऐसे पढ़ाया जाता है, यहाँ खड़े होना होता है, ऐसे समझाया जाता है, ऐसे दृष्टांत का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण कि हमें ऐसे उदाहरण प्रयोग करने चाहिए या इस तरह समझाना चाहिए जो पढ़ रहे छात्र हैं, समझने वाले छात्र हैं, तो उसको स्पष्ट रूप से समझ आए। और कौशल अभिग्रह कि इसमें कौशलों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म पाठ निर्माण किया जाता है, फिर उसे पढ़ाया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि की जाती है, पुनः अभ्यास किया जाता है। वो ही ये जिस तरह से प्रक्रिया को समझाया गया है, तो उसमें भी अवस्थाएं इसी ही तरह होती हैं, जिसमें हम अपनी कक्षा को वास्तविक रूप से, जिसमें आभासी रूप से छात्र निर्वाह करते हैं, जिसमें छात्र तीन तरह के रूप निर्वाह करते हैं। शिक्षण के रूप में भी निर्वाह करते हैं, शिक्षण के रूप में कि इसमें प्रतिपुष्टि भी होती है, टीचिंग भी होती है, छात्र देखते भी हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश वगैरह करते हैं। तो यही प्रक्रिया है कि इस तरह भी हम समझ सकते हैं, जिस तरह से हमें आजकल प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिस तरह से हम सीख रहे हैं, जिस तरह से हमें एक समय सीमा दी गई है, जिस तरह हमें विषय दिया गया है, जिस तरह हम आपको समझा रहे हैं, शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस रूप में भी ले सकते हैं। काफी ही सरलता पूर्व आप समझ जाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए लाभदायक भी है। सूक्ष्म शिक्षण से लाभ
सूक्ष्म शिक्षण हमारे लिए लाभदायक भी है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षण विभिन्न रूपेण अनेकानि नामानि सन्ति। सूक्ष्म शिक्षा प्रक्रिया सरल कर देता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षा में हमें काफी दृष्टांत प्रयोग करते हैं, काफी आगे के लिए हमें विद्यालयों में भेजा जाता है, तो हमें उन समस्या कैसे, हमें काफी समस्याएं मिलेंगी, काफी स्थितियां पैदा होंगी, तो उस सब का निवारण, उस सब को हम कैसे फेस करेंगे, हम कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे, तो इस सब की तैयारी जो हम लोग किए करते हैं, तो ये माइक्रो टीचिंग के द्वारा किया जाता है। इसमें हर चीजों को ध्यान में रखा जाता है, प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, दृष्टांत का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, कहाँ कमी है, अध्यापक के द्वारा भी हमें बताया जाता है और छात्रों के द्वारा भी हमें बताया जाता है, प्रतिपुष्टि वगैरह की जाती है, निरीक्षण किया जाता है। और यह इसमें हम वीडियो ऑडियो के रिकॉर्ड करके भी हम इसको मूल्यांकन वगैरह कर सकते हैं, समझा सकते हैं। एक तरह से यदि हम जाने तो एक तरह से ये ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण है, जिसमें हम अपनी चीजों को तैयार कर रहे हैं, एक टीचर के रूप में तैयार कर रहे हैं, कि जो हमें समस्या पैदा होती है, जो हमें आगे जो भी हमें तैयार करना है, जैसे हमें पाठ योजना तैयार करनी, किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ हम प्रश्न पूछेंगे, कहाँ हम काठिन्य निवारण करेंगे, कहाँ मूल्यांकन करेंगे, कहाँ हम बच्चों को समझाएंगे, कहाँ हमने पूछना है, दृष्टांत कहाँ प्रयोग करने हैं। तो यह सब जो भी प्रक्रिया, कैसे हमें अपनी कक्षा में खड़ा होना है, कैसे श्याम पथ का यूज करना है, किस स्थिति में खड़ा होना है, किस पोजीशन में खड़ा होना है, कहाँ से कहाँ आई कांटेक्ट लेके चलना है, मतलब सारी जानकारियां, सारे कौशल जितने भी हैं, इन सब की ट्रेनिंग, क्योंकि यदि हम बिना ट्रेनिंग, यदि हम किताब पढ़कर हम कहीं विद्यालय में चले जाएं, यदि हमें ट्रेनिंग ना हो, हमें विषय का ज्ञान तो हो, परंतु हम वहां जाएं और हमें पता ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो इस तरह से हमें एक ट्रेनिंग के रूप में किया जाता है कि हमें परिपक्व हो और हमें समस्याएं हमें फेस ना करनी पड़े। इस सब के लिए सूक्ष्म शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ हैं, यह बहुत इसके लिए सरल हो जाता है, तो ये काफी विभिन्न लाभ हैं। इसमें सीमा भी होती हैं, सूक्ष्म शिक्षा में सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षा में सीमा होती है कि यह एक, जैसे बोला गया है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, तो इसमें सूक्ष्म शिक्षा में एक सीमा होती है, अर्थात समय दिया होता है कि आपको 25-20 मिनट के लिए पढ़ाना होगा, आपको एक विषय दिया जाएगा। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा हैं तो इसमें एक शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है, एक एक शिक्षण कौशल को विकसित किया जाता है, तो इसमें काफी समय लग जाता है कि अब यही आएगा, क्योंकि इसमें सभी बच्चों की ट्रेनिंग होती है, सभी शिक्षक की प्रशिक्षण होता है, तो इसमें काफी समय लगता है, अधिक समय लगता है, कभी कभी प्रतिपुष्टि आने में भी समय लगता है, मूल्यांकन में भी समय लगता है, तो हमें थोड़ी समस्याएं होती है, क्योंकि यह सीमित समय में होता है। एक लघु रूप हो है तो यह एक अधिक समय को लेता है। क्या मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है। यदि आपका प्रश्न है, यदि कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा प्रश्न है कि शिक्षा तकनीकी में सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आपने अभी बोला कि सूक्ष्म शिक्षण, क्या बोला आपने? शिक्षा तकनीकी में सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तकनीकी में सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तकनीकी की प्रयोग क्यों किया जाता है, और उसमें इसलिए है कि हमें
उस चीज का ज्ञात हो। यदि हमें कक्षा में प्रोजेक्टर चलाना है, यदि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि कहाँ लगाना है, कहाँ से शुरू होगा, या कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ कनेक्ट होगा, या हमें कहीं यदि हमें कहीं भेज दिया जाए, यदि हमें बाहर भेज दिया जाए, चाहिए आपको विद्यालय में भेज रहे हैं, आपको कहीं भेज रहे हैं, तो आपको ये प्रोजेक्टर चलाना है। आपका विषय, आप चले भी गए, चलो चले भी गए, यदि आप वहां आपको आया ही नहीं कि हम कैसे चलाएं, मतलब एक वहां हर एक चीज, जो हर एक कौशल होता है शिक्षा के लिए, हर एक जो कौशल होता है, तो उस चीज का प्रयोग, हर एक चीज का प्रयोग क्यों किया जाता है, हर एक चीज को समझाया क्यों जाता है, हर उस चीज को व्यवहार में क्यों लाया जाता है, कि हमें उस चीज को समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी, हम लोग परिपक्व हो जाए कि यदि हमें पढ़ाना है, तो हम किसी भी बच्चे को बोले आइए पढ़ाइए, यदि की कक्षा फ्री है तो वहाँ टीचर नहीं आए, तो हमें पता है कि ये क्लास या ये है कि इन्हें भेज सकते हैं, ये पढ़ाने में परिपक्व है, ये हर एक चीज में परिपक्व है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा आपको भेजते हुए कि आप जाइए या ये तो नहीं जा पाएंगे। तो मतलब हर एक चीज से ट्रेनिंग लेना, हर एक चीज से ट्रेनिंग, हम शिक्षा के लिए बाहर जाएंगे, तो उस चीज के लिए भेजने से पहले जो तैयारी की जाएगी, हर एक चीज की तैयारी करना, विषय को पाठ योजना बनाना, हर एक चीज की तो तैयारी, तकनीकों का प्रयोग करना, शिक्षा में तकनीकों का प्रयोग करना, हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे, यदि अगर हम बोलते हैं कि हमें तकनीकी का प्रयोग आता है और हमें शिक्षण ही नहीं आती, अगर हमें हमें आता है, हमें लैपटॉप चलाना आता है पर हमें समझाना ही नहीं आता है, तो यही ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो हमें हर एक चीज को लेके चलना है, ये नहीं कि हम एक चीज तकनीकी को लेके चलेंगे, हमें शिक्षण ही नहीं आएगा तो फिर उस चीज को हम समझाएंगे क्यों। तो हर एक चीज को परिपक्व करना, हर एक चीज के परिपक्व के लिए हम एक माइक्रो टीचिंग, जिसमें हम ट्रेनिंग के रूप में किया जाता है, ये एक ट्रेनिंग के रूप में समझे आप। क्या आपको समझ आया है? आपने बताया कि जो माइक्रो टीचिंग में मतलब कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं, इसमें आप बता सकते हैं? यह सूक्ष्म शिक्षण, इसमें सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कौशल, जैसे इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक वास्तविक कक्षा है जिसमें मैं आपका शिक्षण कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब इस तरह से हर एक तकनीकी कौशलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिक्षण में व्यवहार में प्रयोग करना, पढ़ाना, हर एक शब्द का यूज करना। अब मैं आपके साथ जुड़ी भी हूँ, गूगल मीट में जुड़ी भी हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा है, ये भी एक तकनीकी में ही आता है, शिक्षा में तकनीकी में ही आता है। ये भी एक तकनीकी में ही आता है। क्या आप समझ पाए हैं? जी मैम। दीदी, अन्य किसी का प्रश्न? मैम, अगर हमको माइक्रो टीचिंग करनी है तो जैसे हम अगर कहीं पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए? माइक्रो टीचिंग किया जाता है, यह प्रशिक्षण कर रहे छात्र अध्यापक के लिए किया गया, जिसमें जैसे बीएड है, डीएल है, तो ये सब चीजें क्या करती है, ये सब जो अवधियां हैं, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें प्रशिक्षण किया जाता है, इसमें ट्रेनिंग की जाती है। उपकरण अर्थात ये कि शिक्षा में आप बोल सकते हैं तकनीकियों का प्रयोग, कि यदि मैं कौशलों की बात करूं, तो उसमें कौशलों में यही आ जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार में आना, उद्दीपन, प्रतिपुष्टि का होना,
मूल्यांकन मतलब ट्रेनिंग, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। और तकनीकी हिसाब से आएगी उपकरण, कंप्यूटर का प्रयोग करना, मैं अब इस टाइम प्रोजेक्टर का प्रयोग करना, गूगल मीट का प्रयोग करना, कंप्यूटर का प्रयोग पीपीटी बनाना, उसको स्लाइड शो करना, तो मतलब ये सारी चीजें तकनीकियों में आएगी। और सूक्ष्म शिक्षा में अपनी अपने जो कौशल्स हैं इसका प्रयोग किया जाता है। मैम मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे कि अगर हमको डिजिटल श्यामपट्ट का प्रयोग करना होगा तो उसके लिए मतलब हमको अपने पास क्या होना चाहिए जैसे उपकरण में। अपना पुनः प्रश्न पूछिए। मैम जो हम श्यामपट्ट में अगर जो कोई डिजिटल श्यामपट्ट होता है ना जैसे कहीं, जी तो उसको मतलब जैसे हमको यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टिक होनी चाहिए या कुछ मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास उसके लिए। स्मार्ट प्रोजेक्टर रूप से भी हम उसको कर सकते हैं। यदि इसमें कोई है तो मैं आपको आपको बाद में बता दूंगी। वैसे अगर यदि हमें स्मार्ट बोर्ड का यूज करना होगा तो उसके लिए बोर्ड चाहिए होगा। और अगर हमें यदि हमें प्रोजेक्टर रूप से प्रस्तुत करना होगा तो प्रोजेक्ट वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। जी मैम। जी अन्य किसी का प्रश्न? धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके पास आपका द्वितीय प्रकरण आया सूक्ष्म शिक्षण। तो सबसे पहले तो मैं अपनी अध्यापिका की सराहना करना चाहूँगी इस बात के लिए कि वो ये समझी कि विद्यार्थी को जो प्रश्न विद्यार्थी के द्वारा पूछा जा रहा है अभी मैं उसका जवाब सही तरीके से विद्यार्थी को नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको इसका जवाब बाद में बताऊंगी। और यही आपको प्रशिक्षण के द्वारा सीखना भी है। आपसे बार बार कक्षा में कहा जाता है अहम ब्रह्मणा अस्मि, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मुझे सारी जानकारी हो, क्योंकि ब्रह्मा जी को आपने कहा है सारी सृष्टि के रचयिता हैं, सब चीज़ों के बारे में वो जानते हैं। किंतु आप को यह भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कक्षा शिक्षण के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हैं और कई बार किंचित विद्यार्थियों के द्वारा आपसे जिज्ञासावश इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब आपको अभी नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह स्वीकार करना है कि मुझे अभी इसका जवाब नहीं आ रहा है, किंतु ऐसा नहीं है कि मैं विद्यार्थियों को बताने के लिए पुनः तैयारी करके नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। मैं आपको तैयारी के साथ में पुनः इसको और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने के लिए आपसे थोड़ा समय चाहता हूँ, या मैं आपको कल आके इसके बारे में बताता हूँ। ऐसी स्थिति आने पर आपको पुनः दूसरे दिन की कक्षा जब आपकी प्रारंभ हो तो प्रीवियस नॉलेज आपको पुनः चेक करना है, यानी फिर से आपको कल की कक्षा को रिवाइज़ करवाना है कि कल हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हमने पॉइंट का अध्ययन किया। और ठीक वहीं पर आकर जहाँ पर पॉइंट में प्रश्न उत्पन्न हुआ था वहीं पर आकर आपको उसको क्या कर देना है, क्लियर कर देना। और क्लियर करने के बाद आपसे जिस विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है आप उसकी तरफ आपकी दृष्टि जाएगी तो आप पाएंगे कि वो आपके जवाब को जो आपने उसको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया है वो संतुष्टि उसे मिल चुकी है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने कल मुझसे ये पूछा था तो तुम्हें अब जवाब मिल गया कि नहीं मिला। नो,
आप अपने प्रकरण को उसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे और जहाँ पर डिफ़िकल्टी उत्पन्न हुई थी वहाँ पर आप सॉल्व कर चुके हैं। आपने विद्यार्थी की तरफ देखा, आपको क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको ये भी बताया जाता है कि आपको व्यवहार का मूल्यांकन शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से तो करना ही है, लेकिन दृश्यात्मक तरीके से मुख के भाव मुद्राओं को देखकर भी आपको समझने का प्रयत्न करना है। आपको लगा कि अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है तो आपका दृष्टांत फिर से परिवर्तित हो जाएगा। दृष्टांतों का अधिक से अधिक प्रयोग आपके द्वारा किया जाए, दैनिक दृष्टांतों का आपके द्वारा प्रयोग किया जाए और प्रकरण को विद्यार्थी को स्पष्ट किया जाए। अध्यापक को इस स्थिति से बचना है कि जब उसे जवाब नहीं आ रहा है तो भी वो विद्यार्थी को ज़बरदस्ती जवाब देने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ विद्यार्थी मानसिक रूप से उस कक्षा के लिए तैयार है और आप उसके मस्तिष्क को जिज्ञासा प्रदान करने के लिए वहाँ पर खड़े हो रखे हैं और उस जिज्ञासा के अंतर्गत आपको संतुष्टि नहीं देखनी है कि विद्यार्थी मेरे जवाब से संतुष्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं इसीलिए मुझे नहीं भी आ रहा है तो भी मैं जवाब देना सुनिश्चित करूं। आपके पास 4 प्रश्न यहाँ पर आए और आपने चारों ही प्रश्नों में इसी टेंडेंसी को अप्लाई किया। सबसे पहले अध्यापक को प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना है। आपने बार बार विद्यार्थियों से प्रश्न को दोहराया क्योंकि आप अटेंशन के मुद्रा में स्वयं नहीं हैं। अटेंशन की मुद्रा में रहते हुए आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर नहीं ध्यान था तो आप फिर से आप एक बार कह सकते हैं, लेकिन बार बार आप हर प्रश्न में कह रहे हैं कि आप फिर से एक बार प्रश्न को दोहराइए, फिर से आप एक बार प्रश्न को दोहराइए, तो ये उचित स्थिति नहीं है अध्यापक के लिए। आपने प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना। ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात आपको समय चाहिए, जैसे कि कक्षा में भी मेरे द्वारा बताया गया कि आप अभी किसी और स्थिति में थे, कहीं और पढ़ा रहे थे, किसी और दृष्टांत को बता रहे थे, तुरंत प्रश्न उत्पन्न हो गया और आपको अब जवाब देना है, तो तुरंत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कक्षा में 26 लोग और अभी जुड़े हुए हैं, आप उनमें से एक को कहिए कि क्या इसमें मैंने आपको पढ़ाया, बताइए, एक नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या टेंटेटिव सॉल्यूशन इसका हो सकता है। जैसे विद्यार्थी ने पूछा कि शिक्षा तकनीकी में इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है, तो आपने पूरा प्रकरण पढ़ा दिया, लाभ भी बता दिए, सीमांकन भी बता दिया, तो ये तो जवाब विद्यार्थी दे सकते थे आपको कि भाई हमारे लिए हम शिक्षा तकनीकी पढ़ रहे हैं, हम भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, मैडम हमको ये क्यों पढ़ा रही है, मैडम ने इतने अच्छे तरीके से क्यों बताया कि आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे स्पष्टीकरण देना है, कैसे काठिन्य निवारण करना है, मैडम क्यों बोल रही थी। तो वहाँ पर स्वयं को, क्योंकि आप अचानक से दूसरी स्थिति से दूसरी स्थिति में आए, तो आपका जो पार्ट है वो आपको वीक ना करे, इसके लिए आपने क्या किया, विराम ले लिया और विराम लेने के बाद जो 2 सेकंड का विराम आपने लिया विद्यार्थी से प्रश्न पूछकर कि किसी ने जवाब देना है, आपने अप्रिशिएट किया, आपको ये भी पता चला कि आपके विद्यार्थी इतने एक्टिव हो रखे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, और सामने वाले विद्यार्थी को भी, क्योंकि वो भी उसी कक्षा का पार्ट है, तो उस कक्षा का पार्ट होने के नाते पूरे प्रकरण से क्या विद्यार्थी इस निचोड़ को नहीं निकाल पाने में संभव हो पाया है, समर्थ नहीं हो पाया कि वो बोध कर सके कि क्यों माइक्रो टीचिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि हमें कौन कौन से कौशल इसके अंदर यूज करने चाहिए। आपने यहाँ पर भी उसको प्रश्न को सुने बिना अपने ही उससे आप उसका जवाब देने लगे, जबकि आपको ध्यान रखना था कि आप ये कह चुकी हैं कि आपको कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। तो अलग अलग कौशल बनाया गया, व्याख्यान कैसे देंगे, श्यामपट्ट में कैसे लिखेंगे, पुनर्बलन कैसे दिया जाएगा, आप दृष्टांत का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, ये सारे आपके सूक्ष्म शिक्षण के पार्ट हैं उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आपसे प्रश्न आया कि अगर मैं किसी विद्यालय में शिक्षण कराने जाता हूँ और सूक्ष्म शिक्षण करवा रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन से उपकरण होने चाहिए। यहाँ वो टूल की बात कर रहा है, तो टूल के अंतर्गत एक अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ाने जा रहा है तो पढ़ाते हुए उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका कंटेंट उसके पास हो,
उसका लपेट श्यामपट उसके पास हो, उसका बोर्ड मार्कर है या सुधाखंड है वो उसके पास होनी चाहिए, उसकी मार्जिनी उसके पास होनी चाहिए, ताकि कक्षा में जाकर वो इन सारे उपकरणों का प्रयोग शिक्षण के लिए कर सके। बोर्ड नहीं है तो उसने लपेट श्यामपट कक्षा में लटका दिया और उसमें लेखन कार्य करके अपने प्रकरण को विद्यार्थी को समझाने लगा। आपसे प्रकरण पुनः विद्यार्थी आपको हिंट दे रहा है कि क्या वहाँ पर कोई टूल लेकर जाना चाहिए, हाथ में कुछ हमारा उपकरण होना चाहिए, कोई चीज़ स्टिक हमारे हाथ में होनी चाहिए। विद्यार्थी पुनः प्रश्न पूछकर आपको ही इंडिकेट कर रहा है। तो अध्यापक को यहाँ पर ये विशेष रूप से समझना है कि जब भी प्रश्न पूछा जाए हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने और उसका सटीक आंसर ही हमको देना है। इस सटीक आंसर तक पहुंचने के लिए अगर आपको 1 सेकंड के विराम की आवश्यकता है तो विराम के लिए आपने किसी विद्यार्थी को कहा कि भाई आपका क्या मत है। इतने सारे मस्तिष्क सुन रहे थे आपको, किसी के मस्तिष्क में उसका जवाब आ चुका होगा और उन्होंने हाथ उठाया और आपने कहा कि दीजिए जवाब। आपका जवाब आया, उतनी देर में आपके पास प्रश्न का समाधान आ चुका है। आपने अब इससे पूर्व की कक्षा में अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा, स्किनर महोदय को पढ़ा, आपने साइकोलॉजी के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक को पढ़ा, पेवलोव को पढ़ा। तो सबके सब अनुक्रिया करने में कुछ सेकंड का विराम होना चाहिए। ये वहाँ सिद्ध किया गया है कि कुछ सेकंड के विराम के बाद आपकी स्मृति और तीव्रता से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से अध्यापिका के द्वारा ध्यान रखा जाए। दूसरा ये ध्यान देना है आपने बहुत अच्छे प्रस्तावना प्रश्न बना रखे थे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने उनको कक्षा में प्रेषित भी किया। लेकिन जब आपके द्वारा प्रश्नों को प्रेषित किया जा रहा था तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रश्न का एक जवाब सोचा हुआ है तो आपके पास एक ही जवाब आएगा। आपने कहा कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो किसी बच्चे ने कहा हम अधिगम करने जाते हैं, या मुझे लग रहा है कि हम शिक्षण लेने कहाँ जाते हैं, आपका प्रश्न था। तो विद्यार्थी ने कहा कि हम विद्यालय जाते हैं, दूसरे ने कहा मैं ट्यूशन जाता हूँ। तो आंसर गलत नहीं था दूसरे बच्चे का भी, उसने भी सही जवाब दिया कि वो ट्यूशन से पढ़ता है। कोई बच्चा कह सकता था कि मैं शिक्षण ऑनलाइन करता हूँ, कोई कह सकता है विद्यालय में जाते हैं, कोई कहता है मैं घर पे ही पढ़ता हूँ, ट्यूशन वाला मेरे घर पे ही आता है। तो जवाब गलत नहीं है, आपने सबको शाबाश, बहुत बढ़िया। ये सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा लेने के लिए हम विद्यालय के अंदर ही जाते हैं। शिक्षा कौन देता है? शिक्षा शिक्षक दे रहा है, ये प्रश्न अच्छा था। शिक्षक के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? तो शिक्षण की क्रिया की जाती है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लेकिन जो अंतिम चतुर्थ क्वेश्चन आपने कहा कि कृत्रिम शिक्षण किसे कहते हैं, आपका टॉपिक था माइक्रो टीचिंग। तो शिक्षण को या शिक्षण की समय अवधि को यदि 1 घंटे से घटाकर हम 2 मिनट में लेके आ जाएं तो शिक्षण क्या कहलाएगा? किस तरीके का शिक्षण कहलाएगा? लघु शिक्षण कहलाएगा। लघु शिक्षण का या लघु का पर्यायवाची क्या है? सूक्ष्म है। तो यहाँ पर आप अपने गंतव्य तक, अपने प्रकरण तक आप पहुँच गए, लेकिन विद्यार्थी ने आपको उलझाने के लिए ही आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मैडम कृत्रिम क्या होता है, हमें ये बताइए, कृत्रिम किसे कहते हैं। और प्रकरण में पहुँचे बिना ही आपका स्पष्टीकरण शुरू हो गया। तो अध्यापक जब प्रस्तावना प्रश्न तैयार करे तो इन सारे बिंदुओं का विशेष रूप से आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। दूसरा, कक्षा का व्यवस्थापन। आपकी कक्षा में आपके कई विद्यार्थी आपको उलझाने का प्रयत्न कर रहे थे, आपकी कक्षा को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी व्यवधान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप बिना अनुशासन की व्यवस्था बनाए सीधे आगे बढ़ गई। स्क्रीन पर आइए, देखिए कौन बच्चा है जो बार बार अपना वीडियो ऑन करके आपकी कक्षा को बाधित कर रहा है। कोई बच्चा था जो बार बार कह रहा था किंचित किंचित ध्वनि श्रूयते महोदया, ध्वनि नहीं आ रही है, उसने 2-3 बार इसका प्रयोग किया है। तो आपको वहाँ पे कहना है कि बच्चे, हो सकता है आपके जो नेटवर्क सिस्टम, क्योंकि हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन बाकी सभी को सुनाई दे रहा है, ठीक। तो बच्चा आपको बाधित करने की कोशिश कर रहा है, आपको इसको भी पहचानना है, क्योंकि आपकी कक्षा में
व्यवधान पहुंचेगा तो आप जो तैयारी करके आई हैं उस पूरी प्रक्रिया में व्यवधान पहुंच जाएगा। और व्यवधान अगर एक बच्चे ने प्रारंभ कर लिया तो सारे के सारे बच्चे फिर कक्षा में व्यवधान पहुंचाने पे बाज नहीं आएंगे फिर, और फिर आप कक्षा को व्यवस्थित चाहकर भी व्यवस्थित नहीं कर पाएंगी। तो केवल पढ़ाने पर ध्यान न देकर हमको कक्षा को व्यवस्थित करने पर भी पढ़ाते पढ़ाते हुए ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। आपने पुनर्वलन का भी मध्य मध्य में प्रयोग किया है जो कि बहुत सराहनीय है, और बाकी आपके द्वारा अपने प्रकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके आप लेके आई। आपने अपने प्रकरण को कक्षा से जोड़ने का प्रयत्न किया कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। किंतु यह भी आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो टीचिंग में जब आप पढ़ा रहे हैं तो माइक्रो टीचिंग की पूरी प्रोसेस में कितना वक्त लग रहा है ये एग्जैक्ट आपको बताना है, क्योंकि ये प्रतियोगितात्मक परीक्षा का प्रश्न भी है भविष्य का। और वहाँ पर टीचर को टीचिंग के लिए जो एक कौशल आपने कहा कि केवल एक समय में माइक्रो टीचिंग में एक ही कौशल प्रदर्शित किया जाता है, तो उस कौशल को प्रदर्शित करने के लिए कितने मिनट दिए जाते हैं इसको भी विद्यार्थी को स्पष्ट किया जाना बहुत ही अनिवार्य है। ये दोनों ही प्रश्न प्रतियोगिता के रूप से पूछे जाते हैं। पूरा मिनट जो चक्र चल रहा है आपका माइक्रो टीचिंग का वो 36 मिनट का है, जिसमें कि अलग अलग क्रियाओं के लिए मिनट बटे हुए हैं, जिनको कि आपके द्वारा बताया गया है कि पहले हम योजना बनाएंगे, फिर हम टीचिंग करेंगे, फिर हमें फीडबैक मिलेगा, फिर हम रीटीचिंग के लिए परियोजना फिर से बनाएंगे, फिर रीटीचिंग करेंगे, फिर से फीडबैक मिलेगा हमको। तो 36 मिनट ये सारी कंप्लीट प्रोसेस के लिए दिया गया। आपको एक कौशल को कंप्लीट करने के लिए केवल 6 मिनट दिए गए हैं कि 6 मिनट में ही आपको व्याख्यान करवा रहे हैं तो व्याख्यान करना है। श्यामपट्ट का यूज हो रहा है तो श्यामपट्ट के लिए 6 मिनट हैं। पुनर्वलन का कौशल का यूज हो रहा है माइक्रो टीचिंग में तो 6 मिनट हैं। केवल आप 6 मिनट के लिए ही अपनी पाठ योजना को तैयार कर कर उसका प्रस्तुतिकरण कक्षा में करेंगे। बाकी सारा जो माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस है, साइकिल है, उसके अंतर्गत बाकी सारे आपके जो मिनट्स हैं वो सारे के सारे मिनट्स आपके आ जाते हैं। यानी 30 मिनट बाकी सारी प्रोसेस के लिए है, केवल 6 मिनट आपके लिए आपकी पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए है। और उस 6 मिनट में आपके अध्यापक के द्वारा आपको देखा जाएगा, आपकी कमियों को बताया जाएगा, फिर से आपको कहा जाएगा इस कमी को दूर करने के लिए फिर से तैयारी करके आइए, फिर आप फिर से तैयारी करके आएंगे, फिर आपकी तैयारी पे आपको ग्रेड दिया जाएगा। फिर से अगर आपने फिर त्रुटि की हुई है तो तब तक सुधार किया जाएगा जब तक कि आपको अच्छी ग्रेड प्रोवाइड ना हो जाए, क्योंकि आपको भविष्य के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और इस शिक्षण कार्य में शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत इस प्रकरण को रखा ही इसलिए गया है ताकि अध्यापक शिक्षण के उस तरीके को सीख सके जिसके माध्यम से उसने कक्षा में भविष्य में शिक्षण के कार्य को करना है। और शिक्षण के कार्य को बिना कौशल के संभावित हम नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कौशलों की जानकारी का होना आवश्यक है। और कौशलों की संपूर्ण जानकारी या उसकी संपूर्ण ट्रेनिंग एक सूक्ष्म कक्षा में दी जाती है, इसीलिए सूक्ष्म कक्षा की व्यवस्था की जाती है, उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ उपकरणों का प्रयोग करना होता है जो आप अपने साथ लेकर आएंगे, जैसे आपका लपेट श्यामपट्ट, आपका चौक, आपका डस्टर, आपका जो सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना है, ये आपके साथ कक्षा में होने चाहिए, जिसके आधार पर आप अपने 6 मिनट की प्रस्तुतिकरण को पूर्ण कर सकेंगे। तो बिंदु का विशेष ध्यान रखेंगी जो सुधार के लिए आपको दिया गया है, और आगे जब भविष्य में हम फिर से आपका प्रस्तुतिकरण देखेंगे तो आप इन सारे बिंदुओं पर सुधार करेंगी। ठीक है जी मैम। गुड। तो अब हम अपने इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए अपने अगले प्रकरण की ओर बढ़ेंगे।